हम नवाबों के दौर से शुरू करेंगे, 1857 के गदर की आग को महसूस करेंगे, आज़ादी की लड़ाई के अलग अलग रास्तों को समझेंगे और देखेंगे कि वो विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। नोट्स की शुरुआत होती है अवध के नवाबों से। अच्छा। इनका सही क्रम याद रखना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है, पर यहाँ एक मजेदार लाइन दी गई है, शहादत ने सफर में सूझा कि आसिफ ही वजीर है। शहादत ने सफर में सूझा, ये तो दिलचस्प है। तो ये हमें नवाबों की पूरी पीढ़ी से मिलाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए, शहादत से शहादत खान जो अवध के संस्थापक थे, ठीक है। उनके बाद सफर से सफदरजंग, फिर सूझा से शुजाउद्दौला जो 1764 की बक्सर की लड़ाई के वक्त है, आसिफ से आसिफुद्दौला और आखिर में वजीर से अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और आसिफुद्दौला का नाम आते ही लखनऊ की तस्वीर सामने आ जाती है। उनका राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लाना वो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने लखनऊ को कला, संगीत और तहजीब का ऐसा केंद्र बना दिया कि उसे शिराज हिंद यानी भारत का शिराज कहा जाने लगा। सही कहा। और इसी से बात इमारतों तक पहुंचती है। नोट्स में कुछ मशहूर इमारतों और उन्हें बनवाने वालों को याद रखने की भी ट्रिक्स है। जैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद, इसे बनवाया था इब्राहिम शाह शिर्की ने। और ट्रिक है अटाला यानी ताला, इब्राहिम ने मस्जिद का ताला तोड़ दिया। ये तो याद रह जाएगा। लेकिन इन इमारतों की कहानियां इन ट्रिक से कई ज्यादा गहरी हैं। जैसे कि लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। हाँ। नोट्स में ट्रिक है, जिसका दिल साफ होगा वही बड़ा इमाम बाड़ा बनवाएगा। इसे आसिफुद्दौला ने बनवाया था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये इमाम बाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर के सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। सोशल इंजीनियरिंग कैसे? इसे 1784 के भयानक अकाल के दौरान बनवाया गया था। आसिफुद्दौला ने काम के बदले अनाज की एक अनोखी योजना बनाई। अच्छा। कहा जाता है कि दिन में आम लोग और कारीगर इसे बनाते थे और रात में शहर के इज्जतदार अमीर लोग, जिन्हें दिन में मजदूरी करते शर्म आती थी, वही बनी हुई दीवारों को गिरा देते थे, ताकि उन्हें भी काम मिल सके। हाँ, ताकि रोजगार लंबे समय तक चलता रहे। वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। ये तो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की सोच को दिखाता है। सही बात है। नोट्स में एक और ट्रिक है आगरा को लेकर। स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की। ट्रिक, आग लगी थी तो सिकंदर ने बुझाई। ये ट्रिक मजेदार है और ये भी सोचने वाली बात है कि सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के तौर पर आगरा को क्यों चुना। नोट्स बताते हैं कि ये एक रणनीतिक फैसला था। आगरा से ग्वालियर, राजपुताना और मालवा के व्यापार मार्गों पर नजर रखना आसान था। इस एक फैसले ने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और आगरा में ही नूरजहां का बनवाया एतमादुद्दौला का मकबरा है। जी। ट्रिक है, जहांगीर को नूरजहां पर बहुत एतबार था। और ये मकबरा एक तरह से ताजमहल का प्रोटोटाइप था। अच्छा। हाँ, ये भारत की पहली इमारतों में से था जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी थी और जिसमें पियत्रा ड्यूरा यानी पत्थर में नक्काशी का काम इतने बड़े पैमाने पर हुआ था। तो आप देख सकते हैं, हर इमारत के पीछे एक कहानी, एक नई तकनीक और एक पूरी विरासत है। और शायद यही वजह है कि जब अंग्रेजों ने अवध को अपने राज में मिलाया तो लोगों में इतना गुस्सा भर गया। नवाबों ने जो तहजीब और संस्कृति बनाई थी वो सब दांव पर लग गया था। और शायद इसी गुस्से ने 1857 की क्रांति की आग को और भड़काया। बिल्कुल। जिसकी पहली चिंगारी 10 मई को मेरठ से उठी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। अवध का विलय 1857 के विद्रोह के सबसे बड़े राजनीतिक कारणों में से एक था। उत्तर प्रदेश इस विद्रोह का सिर्फ एक हिस्सा नहीं था, ये उसका दिल था। सही। यहाँ जो हुआ उसने पूरे आंदोलन की दिशा तय की। नोट्स में यूपी के अलग अलग शहरों के लीडर्स को याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स हैं। जैसे लखनऊ में जी बेगम हजरत महल। जी। ट्रिक है, नवाबों की बेगम महलों में रहती थी। ये ट्रिक अच्छी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि बेगम हजरत महल सिर्फ महल में रहने वाली बेगम नहीं थी। अच्छा। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ एक पैरेलल सरकार चलाई, अपने बेटे बिरजिस कादर को नवाब घोषित किया और हाथी पर बैठकर लड़ाई के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी प्रशासनिक और सैन्य क्षमता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। आगे कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे। ट्रिक है, अंग्रेजों के कान पकड़कर नाना जी ने भगाया। ठीक है। झांसी का तो हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई।
नोट्स में यह भी लिखा है कि ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने उनकी वीरता देखकर कहा था कि वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और सोचिए ये गठबंधन कितना अनोखा था। एक तरफ झांसी की रानी, दूसरी तरफ कानपुर में मराठा पेशवा के वंशज नाना साहब, हाँ। और फैजाबाद में एक मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें डंका शाह भी कहते थे क्योंकि वो डंका बजाकर लोगों को जिहाद के लिए बुलाते थे। हाँ, फैजाबाद की जो ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई, फौजी हमेशा अहम रोल निभाते हैं। और बरेली से खान बहादुर खां तो इलाहाबाद से लियाकत अली। ट्रिक है, इलाही ताकत लियाकत में है। तो ये कोई एक राजा की लड़ाई नहीं थी, ये एक सामूहिक बेचैनी का नतीजा था जिसमें रानी, नवाब, जमींदार, मौलवी, किसान, सिपाही सब शामिल थे। ये एक विकेंद्रीकृत लेकिन बहुत शक्तिशाली आंदोलन था। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद लड़ाई का तरीका बदल गया। हाँ, अब बात संगठित राजनीतिक आंदोलनों पर आ गई। हम आधुनिक इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जहां तारीखें और घटनाएं बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922, गोरखपुर। एक ऐसी घटना जिसने आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, जब गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस वाले मारे गए। जी। इसके बाद गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नोट्स में इसकी ट्रिक है, गोरखपुर यानी गोरे पुलिस वालों को चोरी छिपे चौरी चौरा जला दिया गया। ये गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक संकट था। एक तरफ आंदोलन अपने चरम पर था और दूसरी तरफ उनकी अहिंसा की विचारधारा। उन्होंने आंदोलन की गति के ऊपर अपने सिद्धांतों को चुना। इस फैसले की बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन ये दिखाता है कि उनके लिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता कितनी जरूरी थी। और इसी निराशा के माहौल में से एक नया रास्ता निकला, स्वराज पार्टी। हाँ, 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनी, जिसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया। ट्रिक है, मुझे स्वराज चाहिए, मैं प्रयाग जाकर मोतीदान करूंगा। ये आजादी की लड़ाई के अंदर के एक बड़ी बहस को दिखाता है। बदलाव बाहर से लड़कर आएगा या सिस्टम के अंदर घुसकर। सही। गांधीवादी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, जबकि स्वराज पार्टी वाले विधान परिषदों के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। ये रणनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव था। और एक तीसरा रास्ता भी था, क्रांतिकारियों का। बिल्कुल। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनी। संस्थापक थे शचीन्द्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल। ट्रिक है, कान खोलकर सुन लो अंग्रेजों, अब रिपब्लिक बनेगा भारत। HRA का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वो भारत में एक गणराज्य, एक रिपब्लिक स्थापित करना चाहते थे जहां सत्ता लोगों के हाथ में हो। और इसी संगठन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। काकोरी एक्शन। हाँ, और नोट्स में खास तौर पे लिखा है कि अब इसे कांड नहीं एक्शन कहा जाता है। ये नाम का बदलाव बहुत जरूरी है। कांड शब्द इसे एक अपराध की तरह दिखाता है, जबकि उसे एक राजनीतिक कार्रवाई का दर्जा देता है। बिल्कुल। उनका मकसद ट्रेन लूटना नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि वे ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को देश की संपत्ति मानते हैं। और फिर 1928 में इसी संगठन में एक नया शब्द जुड़ा, सोशलिस्ट। हाँ, HSRA। ये बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी कमान चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नेताओं के हाथ में आई। ट्रिक है, जब सोशलिस्ट शब्द जुड़ा तो आजाद भाई हेड बन गए। ये सोशलिस्ट शब्द सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। ये भगत सिंह और उनके साथियों पर रूसी क्रांति के बढ़ते असर को दिखाता है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों को जमींदारों और पूंजीपतियों से भी आजादी मिले। इसने आजादी के मायने ही बदल दिए थे। और इसी संघर्ष में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ शहरों में नहीं चल रहा था। नोट्स में 1921 के एका आंदोलन का भी जिक्र है, जो अवध में किसानों का एक बड़ा विद्रोह था। जी, मदारी पासी का। हाँ, इसके नेता थे मदारी पासी। बिल्कुल। एका आंदोलन और बाद में 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बनी अखिल भारतीय किसान सभा। जी। ये दिखाती है कि आजादी की लड़ाई के समानांतर एक और लड़ाई चल रही थी, किसानों की, मजदूरों की, जो आर्थिक शोषण के खिलाफ थी।
ये दोनों लड़ाइयां कभी कभी साथ चलती थी और कभी कभी इनके रास्ते अलग हो जाते थे। अब बात करते हैं कांग्रेस के उन बड़े अधिवेशनों की जिनकी मेजबानी यूपी ने की। आजादी से पहले यहाँ कुल 9 अधिवेशन हुए, लेकिन नोट्स 3 पर खास ध्यान देते हैं। पहला 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट के लिए जाना जाता है। हाँ, यहाँ गरम दल और नरम दल एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ट्रिक है, लकी है वो जिसके चरण अंबिका माँ के पास हैं। 1916 का ये समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इसने आजादी की लड़ाई को बहुत मजबूती दी। लेकिन इसी समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को मान लिया, जिसे कुछ इतिहासकार भविष्य में विभाजन की राजनीति का एक अहम मोड़ मानते हैं। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन। अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ट्रिक, कान खोलकर सुन लो, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नायडू जी हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। ये पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा था कि भारत की महिलाएं अब सिर्फ आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे उसका नेतृत्व करने में भी सक्षम है। सही बात है। ये उपनिवेशवाद और पितृसत्ता दोनों पर एक साथ हमला था। और तीसरा है 1946 का मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, आजादी से ठीक पहले। हाँ। ट्रिक है, आजादी मिलने वाली थी, मेरे ऊपर भगवान की कृपा थी। 1946 का मेरठ, सोचिए उस वक्त का माहौल। एक तरफ सालों की गुलामी के बाद आजादी मिलने की खुशी और दूसरी तरफ देश के बंटवारे की त्रासदी की आहट। बिल्कुल, ये अधिवेशन उन्हीं उम्मीदों और आशंकाओं का गवाह था। तो ये सारी ऐतिहासिक विरासत, नवाबों की संस्कृति, 1857 का विद्रोह, आजादी की लड़ाई की अलग अलग धाराएं, इसने उस राजनीतिक जमीन को तैयार किया जिसे हम आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं। नोट्स के आखिर में इसी पर बात की गई है। और ये जानना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश ने आजाद भारत को कई प्रथम दिए हैं। हाँ, खासकर महिला नेतृत्व के मामले में। जी हाँ। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, लेकिन देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी यूपी से थी। जी। और देश की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू भी यूपी की ही गवर्नर बनी। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये दिखाता है कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी तैयार कर दिया था। सुचेता कृपलानी का उस दौर में 60s के दशक की पुरुष प्रधान राजनीति में इतने बड़े और जटिल राज्य की मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं थी। ये उनके अपने राजनीतिक कौशल को दिखाता है। नोट्स में पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का भी जिक्र है। तो ये था उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक तूफानी दौरा। हमने देखा कि कैसे इन मजेदार ट्रिक्स के सहारे हम सिर्फ नाम नहीं बल्कि घटनाओं के पीछे की कहानियों, उनका मतलब और उनके असर को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि यूपी का इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है,